दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम क्लास 10th साइंस वर्कशीट 25 करने वाले हैं। ये वर्कशीट दोस्तों बहुत लेट हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वर्कशीट। तो इसमें हम जानेंगे पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन आदान प्रदान, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो विसरण विधि द्वारा होता है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में है। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने के लेंटिसेल श्वसन अंग हैं। तो पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग पत्ती है। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों साथ साथ ही होते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रमों में अधिक तीव्रता से होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और फिर विसरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। फिर रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश तो करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वापस बाहर आते हैं। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु विलय ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। इसके बाद अब हम मछली का श्वसन पढ़ेंगे और श्वसन सतह के लक्षण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही क्लियर कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधों का वह अंग जो गैस के आदान प्रदान में सहायक होता है उसका चित्र बनाइए। तो दोस्तों, बेसिकली पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है। मुख्यतः उसमें पौधे की पत्तियां जो है वो श्वसन का कार्य करती है। उसके अंदर रंध्र होता है और ये आप उसका डायग्राम भी बना सकते हैं, खुला रंध्र और बंद रंध्र। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। तो दोस्तों, पौधे जो हैं, पौधों में जो श्वसन होता है वो पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। तो आप यहाँ पे इतना लिख सकते हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। इसमें पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। या आप इसमें पूरा यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पौधे रात में सांस लेते हैं। तो दोस्तों, पौधे रात में श्वसन करते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, लेकिन श्वसन करते हैं। पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प द्वारा बाहर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मछली किस प्रकार श्वसन करते हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा आएगा मछली में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो मछली में श्वसन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। ये गिल्स गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं से जुड़े होते हैं। यानी ये जो गिल्स है मछलियों के अंदर गैस के आदान प्रदान के लिए रुधिर नालिका से जुड़े होते हैं। ये गिल्स जलीय जंतु को जल में विलय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये गिल्स क्लोम निरंतर गतिमान रहते हैं और मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गिल्स तक पहुंचाती है। जैसे ही जल गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो विलय ऑक्सीजन रुधिर नलिका ले लेती है और मछली के शरीर की विभिन्न कोशिका एवं ऊतकों तक पहुंचता है। शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल्स के बाहरी जल में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से मछली का श्वसन होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है, वो भी आपको बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है,
श्वसन सतह के किन्हीं 3 लक्षणों को लिखिए। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दे रखा है श्वसन सतह के लक्षण। तो श्वसन सतह के जो लक्षण है, यह पतली होनी चाहिए, यह श्वसनीय गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए, यानी उनके अंदर एक पारगम्य झिल्ली होती है वो होनी चाहिए। यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए। इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वायु तथा जल संपर्क में रहना चाहिए। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे अगली वर्कशीट में। अगर इससे पहले आपने ईएमसी की वर्कशीट 5 नहीं की तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।